नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। बात करते हैं हम दुनिया की बड़ी खबरों की, वो खबरें जिसका पूरी दुनिया पर असर होता है। वर्ल्ड नाउ में हम आपको लेकर चलते हैं दुनिया के सफर पर, बताते हैं दुनिया में कहां जंगी मोर्चे खुल रहे हैं, कहां तनाव भड़क रहा है, कौन किसके खिलाफ मोर्चा खोल रहा है, कौन देश किसके खिलाफ ताल ठोक रहा है, कहां आर्थिक जंग की तैयारी है, कहां सामरिक जंग की तैयारी है और कौन किसके खिलाफ जहर उगल रहा है। दुनिया का कौन सा हिस्सा उबल रहा है, कौन सा हिस्सा दहल रहा है। वर्ल्ड नाउ में जिन खबरों को आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, सबसे पहले नजर डालते हैं उन खबरों पर। अमेरिका और ईरान का तनाव बढ़ता ही जा रहा है। बेशक यहां शांति वार्ता की बातचीत हो रही हो, लेकिन ईरान के ड्रोन को अमेरिका ने इब्राहिम लिंकन के पास मार गिराया और इसके बाद ईरान और अमेरिका में तनाव बढ़ गया है। ईरान ने एक तरह से अमेरिका की घेरेबंदी शुरू कर दी है। ईरान का शाहिद 139 ड्रोन जो है वो यूएसएस इब्राहिम लिंकन के पास तक पहुंच गया था, जिसे अमेरिका ने हवा में ही मार गिराया। उधर ईरान ने तुर्की को भी झटका दे दिया है। तुर्की को चाचा चौधरी बनने पर ईरान ने बेइज्जती कर दी है। ईरान ने नई रणनीति भी तैयार कर ली है, जिसमें अपना यूरेनियम रूस में शिफ्ट करने की बात कही और वहीं पर परमाणु हथियार भी डेवलप कर सकता है ईरान। तो अरब के सागर में अब परमाणु प्रलय की तैयारी है। क्या अरब का सागर परमाणु जंग से उबल उठेगा, बताएंगे इस खबर को। और यह भी आपको बताएंगे कि ईरान ने कहा है कि जिस ड्रोन को अमेरिका ने मार गिराया है, उस ड्रोन का मकसद पूरा हो गया और उसे यूएसएस अब्राहम लिंकन की मौजूदगी के बारे में भी पता है, उसके लोकेशन और उसके साथ जो डिस्ट्रॉयर्स और बाकी चीजें चल रही हैं उनके बारे में भी अब ईरान को जानकारी है। वर्ल्ड नाउ में हम बात करेंगे फिर अमेरिका और रूस की, जहां पर कल यानी 5 फरवरी को अमेरिका और रूस में वो करार टूटने जा रहा है जिसके अंतर्गत परमाणु हथियार कार्यक्रम पर इतने दिन तक रोक लगा हुआ था, यानी कि परमाणु हथियारों पर अंकुश लगाने वाली स्टार्ट ट्रीटी। अब दुनिया की 2 बड़ी ताकतों पर कोई परमाणु पाबंदी नहीं रहेगी। यह संधि तब खत्म हो रही है जब दुनिया में जंग के कई फ्रंट खुले हुए हैं। ईरान अमेरिका आमने सामने है, अमेरिका रूस में तनाव है, चीन अमेरिका में तनाव है, रूस यूक्रेन में जंग जारी है। उधर अमेरिका और रूस के रिश्तों में भी खटास है। ऐसे में संधि टूट रही है तो फिर सोचने वाली स्थिति है कि आगे क्या हालात बनेंगे। क्या विश्व अब परमाणु विनाश की ओर आगे बढ़ेगी, इस बारे में विस्तार से बताएंगे, क्योंकि रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने साफ तौर पर कहा है कि 2 दिन के बाद हम दिखा देंगे कि परमाणु खेल क्या होता है। आगे बढ़ेंगे, वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे लिथुआनिया के बारे में। जिस दौर में दुनिया भी ड्रोन और हाइपरसोनिक मिसाइलों के असर को ही समझ रही है, उस बीच चीन ने भविष्य के युद्ध की एक ऐसी तस्वीर पेश की है जो कल्पना और हकीकत की सीमा को भी धुंधला कर देती है। बीजिंग ने लुआनियाओ नाम का एक विशाल अंतरिक्ष विमान वाहक परिकल्पना सामने रखी है। सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि आने वाले दशकों की सैन्य सोच का प्रतीक इसे माना जा रहा है, जिसके जरिए चीन पृथ्वी के वायुमंडल की ऊपरी सीमा से पूरी दुनिया की निगरानी, पूरी दुनिया पर हमला करने की ताकत हासिल कर लेगा। तो क्या चीन सुपर पावर बनने जा रहा है और टेक्नोलॉजी के मामले में, सामरिक मामले में अमेरिका चीन से पिछड़ जाएगा? फिर वर्ल्ड नाउ में बात लीबिया की भी होगी। लीबिया के पूर्व तानाशाह मुअम्मर अल गद्दाफी के बेटे सैफ अल इस्लाम गद्दाफी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सैफ अल इस्लाम की 4 लोगों के एक कमांडो दस्ते ने लीबिया के जंतान शहर में उनके घर पर हमला कर उनकी हत्या कर दी। सैफ अल इस्लाम गद्दाफी का असर कितना था लीबिया पर? मुअम्मर अल गद्दाफी के मारे जाने के बाद सैफ अल गद्दाफी कहां रह रहा था और किस तरह से इस हमले का शिकार हुआ, कैसे उसे मौत के घाट उतारा गया और उसका इंपैक्ट लीबिया में क्या होगा, ये भी आपको डिटेल से बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं वर्ल्ड नाउ में तमाम खबरें विस्तार के साथ। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव की खबरें अभी तक आपने सुनी, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि अमेरिका और ईरान के बीच एक तरह से जंग की शुरुआत हो चुकी है, तो क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि अरब सागर की नीली लहरों पर युद्ध के काले बादल मंडरा चुके हैं? अमेरिका और ईरान के बाद जंग की इन दोनों के बीच शुरुआत हो चुकी है और एक छोटी सी चिंगारी की जो बात कही जा रही थी, वो चिंगारी भड़का दी गई है। वो कहते हैं ना, आग लगे तो बुझाने वाला चाहिए, भड़काने वाले तो बहुत मिल जाएंगे। लेकिन यहां हालात उलट हैं। भड़काने वाले तो खैर हैं ही, बुझाने की कोशिश करने वाले भी अपने अपने फायदे का गणित लगा रहे हैं। सबसे पहले जानिए कि अमेरिका और ईरान के बाद बीच ये युद्ध की चिंगारी कैसे भड़की है। ईरान के पास एक बहुत खतरनाक ड्रोन है जिसका नाम है शाहिद 139, शाहिद 139, जो कि न सिर्फ एक अटैक ड्रोन है बल्कि एक निगरानी ड्रोन की तरह भी यह काम करता है।
और जैसा कि हमने आपको वर्ल्ड नाउ में लगातार यह बताया है कि ईरान की सीमा के करीब यूएसएस अब्राहम लिंकन, जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा जंगी बेड़ा है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसकी तस्वीर भी इस वक्त आप देख रहे हैं, वो मौजूद है। उसके करीब ईरान का ये शाहिद 139 पहुंच गया जासूसी करने के लिए, निगरानी करने के लिए, और उसे अमेरिका ने हवा में ही मार गिराया। जी हां, यह वाकया हुआ अरब सागर में, जिसके बाद दोनों देशों के बीच कभी भी जंग छिड़ने की हालात बताए जा रहे हैं। ईरान का शाहिद 139 ड्रोन अमेरिकी विमान पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन की तरफ पहुंच रहा था। खतरे को भांपते ही अमेरिकी F-35 फाइटर जेट ने मोर्चा संभाला और आसमान में ही इस ड्रोन को ढेर कर दिया गया। ये मामला ये दर्शाता है कि दोनों देशों के बीच अब जंग की चिंगारी डाली जा चुकी है, असली मुठभेड़ की नौबत आ चुकी है। जैसे कहावत है, जब तक सांप नहीं मरेगा लाठी नहीं टूटेगी। अमेरिका ने साफ कर दिया, अगर उसके जहाज या सैनिक पर कोई खतरा होगा तो जवाब फौरन और सख्त होगा। लेकिन जहां अमेरिका यह कह रहा है कि जवाब फौरन दिया जाएगा और सख्त दिया जाएगा, तो वहीं ईरान ने यह कहा है कि शाहिद 139 को बेशक अमेरिका ने मार गिराया, लेकिन उसने अपना काम पूरा कर लिया। तो क्या यूएसएस अब्राहम लिंकन की हर एक जानकारी ईरान के पास है? और क्या यूएसएस अब्राहम लिंकन अब ईरानी मिसाइलों के निशाने पर है? कुछ भी हो सकता है। तो क्या यह माना जाए युद्ध शुरू हो चुका है? आइए समझने की कोशिश करते हैं। अरब सागर में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव है, यह बात आपको पता है। ईरानी शाहिद 139 ड्रोन को अमेरिका ने मार गिराया। अमेरिका सोच रहा है कि उसने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली, क्योंकि यूएसएस अब्राहम लिंकन युद्धपोत के करीब था यह ड्रोन। इसे देखते ही अमेरिका सतर्क हो गया और अमेरिकी फाइटर जेट F-35 ने इस ड्रोन को मार गिराया। अरब सागर में अमेरिका और ईरान की युद्ध की शुरुआत इसे मानी जा रही है। लेकिन ईरान का मानना है कि 139 को जिस मकसद से भेजा गया था, वो मकसद उसने पूरा कर लिया, और उसे मार गिराने के बाद अमेरिका ने कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं की है, क्योंकि उसका मकसद था यूएसएस अब्राहम लिंकन की जानकारी ईरानी अधिकारियों, सैन्य अधिकारियों तक पहुंचाना, और यह काम वो कर चुका था। ईरानी मीडिया ने बताया कि ईरान की सशस्त्र सेनाओं का एक ड्रोन मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में निगरानी मिशन पर भेजा गया था। यह अटैक करने नहीं गया था, ध्यान दीजिए। निगरानी मतलब जासूसी करने, देखने क्या चीजें कहां पर है। इस ड्रोन ने ईरान से सटे इलाकों में सैन्य गतिविधियों पर नजर रखी और रियल टाइम डेटा ग्राउंड बेस तक भेज दिया, यानी हेडक्वार्टर पहुंचा दिया। यानी जो इंफॉर्मेशन ईरान को चाहिए थी वो अब ईरान के पास है, जो ईरान की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी कदम बताया जा रहा है। हालांकि यूएस के ड्रोन शूट के दावे पर ईरान ने कहा कि एक ईरानी ड्रोन से संपर्क टूटा है, जिसकी वजह की जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद जानकारी दी जाएगी। असली दांव तो ईरान के पास मौजूद 440 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम पर लगा है। ये वो खजाना है जिससे कम से कम 40 परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं। एक परमाणु बम बनाने के लिए लगभग 10 किलो यूरेनियम चाहिए। ईरान के पास 60% तक संवर्धित यूरेनियम पहले से तैयार है। अगर इसे 70% तक संवर्धित कर लिया जाए तो परमाणु हथियार बनाने से ईरान को कोई नहीं रोक सकता। अमेरिका ने जून 2025 में 3 B-2 बॉम्बर से इन्हें नष्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन उससे पहले ही ईरान ने ट्रक के जरिए इन संवर्धित यूरेनियम को, एनरिच्ड यूरेनियम को वहां से निकाल लिया था, और इसलिए उसे कामयाबी नहीं मिली। मोसाद और सीआई की खुफिया जानकारी लीक होने की वजह से ईरान को पहले भनक लग गई और उसने अपने यूरेनियम भंडार को वहां से शिफ्ट कर दिया। तो एक तरफ जहां जंगी ज्वाला भड़की है, वहीं दूसरी तरफ यूरेनियम को लेकर जो है वो मामला पेचीदा होता जा रहा है। ईरान के पास देख लीजिए कितना यूरेनियम है। कहते हैं फिलहाल 440 ग्राम यूरेनियम ईरान के पास मौजूद है। 40 परमाणु हथियार ईरान बना सकता है। 60% तक यूरेनियम एनरिच कर चुका है पहले ही ईरान। यूएस ने 2025 में B-2 बॉम्बर से इन्हें नष्ट करने की कोशिश की यूरेनियम भंडार को, लेकिन ईरान पहले ही सुरक्षित जगहों पर पहुंचा चुका था। अब सवाल यह है कि यूरेनियम को लेकर ईरान की अगली रणनीति क्या है, यानी ईरान का मकसद क्या है। अमेरिका इस यूरेनियम को सीज कर लेना चाहता है ताकि ईरान का परमाणु कार्यक्रम आगे ना बढ़े, लेकिन टर्की और रूस दोनों की इस परमाणु ईंधन पर नजर टिकी हुई है, एनरिच्ड यूरेनियम पर। रूस का दावा है कि ईरान से उसकी बातचीत चल रही है और संभव है कि ये यूरेनियम मॉस्को शिफ्ट कर दिया जाए। वही टर्की भी इस रेस में शामिल है, लेकिन दिक्कत यह है कि ना तो अमेरिका को तुर्की पर भरोसा है और ना ही ईरान इतनी आसानी से अपनी ताकत
किसी के हवाले करने वाला है। हां, हो सकता है कि ईरान ये जो संबंधित यूरेनियम है वो रशिया को दे दे, रशिया शिफ्ट कर दे और अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को वहां पर ऑपरेट करे, क्योंकि रशिया, याद रखिएगा, जो अगली स्टोरी हम आपको बताने वाले हैं, न्यू स्टार्ट ट्रीटी से अगले 24 घंटे में बाहर आने वाला है, जहां उसको उसके ऊपर परमाणु हथियारों को लेकर कोई पाबंदी, कोई संधि नहीं रह जाएगी। एक और जो मुद्दा है वो है हॉर्मुज स्ट्रेट का, जहां दुनिया की नब्ज धड़कती है। हॉर्मुज स्ट्रेट सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था के जीवन की रेखा है। यहां से हर दिन करीब 100 व्यापारिक जहाज गुजरते हैं जो दुनिया की 20% ऑयल को यहां से फुलफिल करते हैं। अगर कोई टकराव हुआ तो अर्थव्यवस्था दुनिया की लड़खड़ा सकती है। ईरान ने 30 जनवरी को ऐलान किया था कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट में 2 दिन की लाइव फायर नेवी एक्सरसाइज करेगा। जवाब में अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने साफ चेतावनी दी कि ईरान समुद्र में तनाव बढ़ाने वाली हरकतों से बाज आए। अमेरिका ने कहा कि अगर ईरान की नावें, ड्रोन या हथियार अमेरिकी जहाजों के पास आएंगे तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ईरान ने वो कर दिखाया। अमेरिका के वार्निंग के बावजूद ईरान ने अपने निगरानी ड्रोन यूएसएस इब्राहिम लिंकन के करीब भेजे, जिसे अमेरिकी युद्धपोत ने डिस्ट्रॉय कर दिया। अमेरिकी युद्धपोत पर तैनात F-35 ने। लेकिन ईरान का मिशन कंप्लीट हो गया और अमेरिका की धमकी के बावजूद ईरान ने ड्रोन भेजे। यानी ईरान पीछे नहीं हट रहा। जहां अमेरिका अपनी ताकत का जोर आजमाइश कर रहा है तो ईरान भी इन मामलों में पीछे हटने को, दबने को तैयार नहीं। और यहां पर एंट्री होती है एक और दिलचस्प किरदार की, जिसका नाम है चीन। चीन ने एक ऐसा कदम अख्तियार किया है जिससे अमेरिका की टेंशन बढ़ रही है। चीन का रिसर्च जहाज है दयांग यहाओ ओशन नंबर 1। अरब सागर में यूएसएस लिंकन के आसपास इसे मंडराता हुआ देखा गया है। यह जहाज 19 दिसंबर से भारत के पश्चिम में अरब सागर के क्षेत्र में सर्वे कर रहा है। यह कोई साधारण जहाज नहीं है। इसमें समुद्र की गहराई और सतह के नीचे की बनावट को रियल टाइम में मैप करने वाली एडवांस तकनीक लगी हुई है। यह समुद्र में होने वाली असामान्य आवाजों की निगरानी भी कर सकती है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन और वायरलेस इंटरनेट की सुविधा से लैस यह जहाज ईरान के तट से करीब 320 किलोमीटर दूर देखा गया है। सवाल यह है कि क्या चीन अमेरिका की सैन्य गतिविधियों पर नजर रखकर ईरान को जानकारी दे रहा है? क्योंकि रूस के और चीन के पास वो तकनीक है जिससे वो अमेरिकी युद्धपोत को कंप्लीटली सर्विलांस कर सकते हैं। और ईरान में अपने हितों को बचाने के लिए चाइना किसी भी लिमिट तक जा सकता है। और इसके तो सबूत मौजूद है। मैं आपको सबूत दे देता हूं, बहुत पीछे नहीं, आप चलिए लगभग 8-9 महीने पीछे और याद कीजिए ऑपरेशन सिंदूर। जब भारत ने एक एक करके पाकिस्तानी एयर बेसेस को निशाना बनाना शुरू किया और ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, तो पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन कहां से मिल रही थी, डेटा इंफॉर्मेशन कहां से मिल, सैटेलाइट डेटा कहां से मिल रही थी? पाकिस्तान को ये सारा डेटा चाइना दे रहा था। और यही काम चाइना अब ईरान में शुरू कर चुका है। यहां चीन न तो दूर बैठा है और न ही तमाशबीन, वो अपने रणनीतिक हितों की रक्षा कर रहा है। क्योंकि ईरान बंद मतलब चीन की आधी के लगभग ऑयल सप्लाई ठप। चीन और ईरान की 2016 में रणनीतिक साझेदारी थी, जिसमें रक्षा सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति हुई थी। और एक और बात पर सहमति बनी थी कि ईरान चीन के ऊर्जा हितों का ख्याल रखेगा। इसके बदले में चूंकि ईरान पर सैंक्शन है तो ईरान डॉलर ले नहीं सकता, करेंसी भी नहीं ले सकता। तो चीन ने कहा कि हम आपके यहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, मेडिकल कॉलेजेस बनाएंगे, रेलवे बनाएंगे, हाईवेज बनाएंगे, बुलेट ट्रेन बनाएंगे, बहुत सारी चीजें जो आपको चाहिए वो हम आपके लिए बना कर देंगे। तो इस बारे में डील हुई थी। इसलिए ईरान और चीन बहुत करीब हैं और इसी वजह से दोनों देश एक दूसरे की मदद करते हैं। इधर चीन अमेरिका की गतिविधियों की जानकारी ईरान को दे रहा है, तो दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अगर बातचीत नहीं बनी तो बुरी चीजें हो सकती हैं। अमेरिका ने बातचीत के लिए 3 शर्तें रखी हैं। पहला ये कि जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो पूरी तरीके से अमेरिका को हैंडओवर करना होगा। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को पूरी तरह से रोकना होगा। क्षेत्रीय गुट जैसे हिजबुल्लाह, हूती और जो इराकी मिलिशिया हैं उनको जो समर्थन है ईरान का, उसको कंप्लीटली बंद करना होगा। ईरान इन तीनों को अपनी संप्रभुता पर हमला मानता है। वो कहता है बातचीत सिर्फ परमाणु कार्यक्रम तक सीमित रहे तो ठीक है, इसके अलावा किसी और मुद्दे पर हम बात नहीं करेंगे।
बैलिस्टिक मिसाइल या प्रॉक्सी गुटों पर कोई चर्चा नहीं होगी। बात यहीं अटक गई है दोनों देशों के बीच। वो कहते हैं ना, जब दूसरों के घर में आग लगी हो तो उस आग में हाथ सेकने का मजा ही कुछ और है, और यही हाल तुर्की भी कर रहा है। तुर्की ने इस पूरे मामले में खुद को बड़े मध्यस्थ के तौर पर पेश करने की कोशिश की। इस्तांबुल में ईरान अमेरिका परमाणु वार्ता की तैयारी थी, जिसमें तुर्की को भी जाना था, मतलब तुर्की तो रहता ही रहता, पाकिस्तान को भी जाना था, सऊदी अरब को भी आना था, कतर को भी आना था, और यूएई के प्रतिनिधि भी शामिल होने वाले थे। लेकिन जैसे कहावत है, मान न मान मैं तेरा मेहमान, ईरान ने तुर्की के इस प्रस्ताव पर पानी फेर दिया। तेहरान ने साफ कर दिया कि बातचीत तुर्की में नहीं बल्कि ओमान में होगी, और वो भी सिर्फ दो देशों के बीच, बिना किसी तीसरे मध्यस्थ के मौजूदगी में। यानी तुर्की जो बेवजह इस मामले में कूद रहा था, बेगानी शादी में दीवाना बन रहा था, ईरान ने उसे झटका दिया और साइडलाइन कर दिया। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआन का यह झटका इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुर्की नहीं चाहता कि उसका पड़ोस में एक और युद्ध का मैदान बने। सीरिया और यूक्रेन जैसे संघर्षों का असर तुर्की पहले ही झेल चुका है। अगर अमेरिका ईरान टकराव हुआ तो सीमा सुरक्षा, शरणार्थियों का दबाव, व्यापार, क्षेत्रीय स्थिरता, सब कुछ दांव पर होगा। और चेरी ऑन द टॉप, तुर्की नेटो का मेंबर भी है, तो ईरान से कहीं ना कहीं खतरा तुर्कियों को भी है। तो तुर्की कोशिश कर रहा था कि किसी तरह से इस मामले में वो चौधरी बने और इस मामले को रफा दफा करवा दे। लेकिन कहते हैं, जब घर में परेशानी हो और उसी वक्त पड़ोस भी मुंह मोड़ ले तो फिर क्या होगा। अमेरिका को इस वक्त यही सबसे बड़ी चुनौती मिल रही है कि ईरान के पड़ोसी देशों ने अमेरिका को अपनी धरती देने से, अपने आसमान के इस्तेमाल से मना कर दिया है। ये ईरान की कूटनीति की जीत मानी जा सकती है, ईरान के ताकत की जीत मानी जा सकती है, ईरान के हौसले की जीत मानी जा सकती है, क्योंकि इन देशों को पता है कि अगर ईरान जंग में उतरा अमेरिका के खिलाफ और अमेरिका ईरान में जंग हुआ तो खामनेई एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे सारे अमेरिकी बेसिस को खत्म करने के लिए, नष्ट करने के लिए, और सब पर मिसाइल दागेंगे, ड्रोन दागेंगे। मिसाइल और ड्रोन का बहुत बड़ा जखीरा ईरान के पास है, और जिसकी वजह से खाड़ी देश घिर चुके हैं और वो नहीं चाहते कि युद्ध शुरू हो, क्योंकि अगर युद्ध हुआ तो लगेगी आग तो आएंगे सभी के घर जद में। यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, यही बात ईरान कह रहा है। अमेरिकी नौसेना समुद्र में डेरा डाले हुए हैं, जो जमीनी रास्ते हैं वो भी काफी हद तक बंद हैं, लेकिन ईरान के प्रॉक्सी गुट भी सक्रिय हैं। अगर ईरान पर कुछ भी एक्शन हुआ तो चारों ओर से ये प्रॉक्सीज हमला कर सकते हैं। इसमें चीन और रूस भी साथ आ सकते हैं। 6 फरवरी को तुर्की के अंकारा में अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची की मुलाकात होने वाली है। ये बैठक तय करेगी कि आगे ये रास्ता युद्ध की ओर जाएगा या शांति की ओर। अमेरिका की पहली कोशिश परमाणु समझौते को लेकर बातचीत करने की। वो चाहता है कि भविष्य में ईरान कोई परमाणु हथियार ना बनाए और अपने सभी प्रॉक्सी संगठनों को खत्म कर दे। दूसरी तरफ ईरान की कोशिशें सभी प्रतिबंधों को हटवाने की है, लेकिन वो सिर्फ एक ही शर्त पर बातचीत चाहता है कि हम सिर्फ परमाणु कार्यक्रम पर बात करेंगे। और इसलिए अरब सागर में टकराव है, दोनों देश आमने सामने हैं। मामला ड्रोन हमलों तक पहुंच गया है, एक दूसरे की तरफ से वार का सिलसिला शुरू हो चुका है, और इसमें चीन भी एंट्री हो चुकी है, रूस की भी एंट्री हो चुकी है, टर्की की भी एंट्री हो चुकी है, पाकिस्तान, सऊदी अरब, हर कोई इस खेल में शामिल हो चुका है। और इसमें 440 किलो यूरेनियम एक ऐसी चाबी है जो परमाणु ताकत का दरवाजा खोल सकती है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट दुनिया की अर्थव्यवस्था की धमनी है। युद्ध छिड़े तो फिर इसकी आंच में पूरी दुनिया झुलसेगी। तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, वैश्विक अर्थव्यवस्था ठप हो सकती है। शुरुआती संकेत बता रहे हैं कि टकराव लंबा चल सकता है। अमेरिका पीछे हटने के मूड में नहीं है, ईरान झुकने के लिए तैयार नहीं है। ईरान ने पोस्टरिंग कर दी है, पहले ही ड्रोन भेज दिया। वो कह रहे थे ना, सवाल पूछ रहे थे, पहला ट्रिगर कौन दबाएगा, पहला ट्रिगर कौन दबाएगा। ईरान ने निगरानी ड्रोन भेजकर यूएसएस अब्राहम लिंकन की सारी जानकारी ले ली। यानी मिडिल ईस्ट में बखेड़ा होना तय है। खाड़ी की आग ठंडी होती नहीं दिख रही। दुनिया को चैन की नींद अब कब आएगी, ये बहुत मुश्किल है कहना, क्योंकि सब अपना अपना फायदा देख रहे हैं और ईरान अपनी संप्रभुता बचाने की जुगत में लगा हुआ है, वो भी पूरी ताकत के साथ। वो एक कहावत है हिंदी में, मरता क्या ना करता। तो ईरान जानता है कि अमेरिका से लोहा लेना आसान नहीं है, अस्तित्व का खतरा है, लेकिन ईरान के पास इतना असला बारूद है, इतना असला बारूद है कि खाड़ी में न सिर्फ यूएस की साख डुबो सकता है अरब सागर में, बल्कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति
डोनाल्ड ट्रंप की इज्जत को भी मटिया मेट कर सकता है।